धन्यवाद बंधु। विद्यार्थी जीवन में मैं आपके इसी बिल्डिंग के नीचे राजनीति शास्त्र का अध्ययन करता रहा हूँ और इस दर्शन विभाग के अनेक प्राध्यापक मेरे अग्रज जैसे हैं। एक समाज विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते यह शायद मेरे लिए पहला अवसर है जब मैं हार्डकोर फिलॉसफी के लोगों के बीच में बोलने आया हूँ। और मैं इस अवसर को प्रदान करने के लिए दर्शन शास्त्र विभाग, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष, यहाँ के सभी हमारे सहयोगी और सहभागियों का आभार प्रकट करता हूँ। आज जिस विषय पर मैं आपके समक्ष अपनी बातों को रखना चाहता हूँ उसे संक्षेप में हम अद्वैत पद्धति शास्त्र कहेंगे। वैसे ब्रह्म को समझने के लिए ब्रह्म क्या है, वैसे उसको हम कैसे समझ सकते हैं। हमारी सनातन परंपरा के आर्ष ग्रंथों में बहुत से कथानक भी हैं और उसके लिए बहुत सुव्यवस्थित पद्धति शास्त्र भी विकसित की गई है। किंतु एक समाज विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मेरी जिज्ञासा यह रही है कि क्या जिस तरीके से हम ब्रह्म को जान सकते हैं उसी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए हम समाज की समस्याओं को, समाज को उसी प्रकार से समझ सकते हैं जिस प्रकार से प्रायः हम अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद इत्यादि में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी जिज्ञासा से मेरे इस पेपर की शुरुआत होती है। वैसे इस पेपर को सबसे पहली बार मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में भी प्रस्तुत किया था और तब मैकगिल यूनिवर्सिटी के अरविंद शर्मा जी ने इसको चेयर किया था। संजोग आज है कि आज भी एक शर्मा जी ही इसको चेयर कर रहे हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि इस प्रपत्र को विकसित करने में मैं उनके प्रति यदि आभार न प्रकट करूं तो यह अकादमिक जीवन के प्रति, हमारी अकादमिक यात्रा के प्रति एक बेईमानी होगी। इसलिए मैं आज की सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अंबिका दत्त जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। आप सभी जो हार्डकोर फिलॉसफी के अध्येता हैं वो इस बात से परिचित हैं कि सांकर वेदांत में इस जगत को चेतना के दो धरातल पर देखने की कोशिश की गई है। व्यावहारिक सत्ता जिसे कहा गया और परमार्थिक सत्ता। इस जगत को जब माया कहते हैं, और माया एक कैटेगरी है, माया के द्वारा जो चीजें हम समझ लेते हैं वो नहीं है ऐसा नहीं है, वह भी बीइंग की एक कैटेगरी है। तो ये चेतना के दो धरातल हैं और इस चेतना के दो धरातल पर हम सामाजिक समस्याओं को समझ सकते हैं और स्वयं अपने जीवन को संचालित भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करें कि क्या पश्चिम में कोई ऐसा विचारक है जिसने समाज को दो धरातल पर सोचने समझने की कोशिश की, भले ही उसकी कोशिश वैसी ना रही हो जैसा कि सांकर भाष्य में कहा गया, हमारे शंकराचार्य कह रहे थे। और इस दृष्टि से मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। हैबरमास की एक रचना है, आप सभी लोग उससे परिचित होंगे, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी। इस किताब के प्रीफेस में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इस किताब को क्यों लिखा और इसके 3 उद्देश्य बताए हैं, जिसमें से जो उनका दूसरा उद्देश्य रहा है मैं उसके बारे में बात करूंगा। वे कहते हैं, आई कोट, टू कंस्ट्रक्ट अ टू लेवल concept of society that integrates the life world and system paradigms। ये हैबरमास यह बात कर रहे हैं। एक बार विचार कर ले और ये हमारा इससे एक पूर्व पक्ष तैयार होगा कि
हैबरमास जब ऐसा कह रहे हैं कि जो लाइफ वर्ल्ड है और सिस्टम पैराडाइम्स है उनको इंटीग्रेट क्यों किया जाए, उनके अपने मंतव्य हैं, उस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं वहां पर यदि हम सिस्टम पैराडाइम्स को और लाइफ वर्ल्ड को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे जो समस्याएं आज दुनिया भर में मानव जाति को आक्रांत कर रही। और यहां मैं एक राइडर लेना चाहूंगा कि शायद हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि जो लाइफ वर्ल्ड है वह भी बीइंग को छोड़कर बिकमिंग हो चुकी है और उसी बिकमिंग हो चुके लाइफ वर्ल्ड को सिस्टम पैराडाइम्स इंटरप्रेट करना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि दोनों को इंटीग्रेट किया गया तब भी जो हमारा आज का समाज है हम उसके स्टेटस को ही मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और यह कितनी सही बात है उसे आप ऐसे समझें कि हैबरमास के लगभग 30 साल बाद अलेक्जेंडर वेंट ने एक किताब लिखी, द वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, और इसमें उसने कहा कि ये दुनिया जैसी है वास्तव में इसे वैसा ही होना था क्योंकि हम लोगों ने वैसा ही ज्ञान उत्पन्न कर लिया है। उसके किताब के शीर्षक से यह स्पष्ट हो जाता है, द वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। अब सवाल उठता है कि ये वर्ल्ड कैसा है, जरा इसके हम कुछ उदाहरण ले लें। समाज विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते तथ्यों पर मेरा ज्यादा फोकस होता है। तो ये ऐसी दुनिया है जिसमें 3778 लोगों के पास दुनिया की 2/3 पूंजी आ चुकी है। ये दुनिया ऐसी है जहां पर 1987 से 2014 के बीच उतने लोग मारे गए जितने दोनों विश्व युद्धों में नहीं मारे गए थे, जबकि ये कोई डायरेक्ट वॉर का टाइम नहीं था। ये दुनिया ऐसी है जिसके लिए हॉकिंस कहते हैं कि 200 वर्षों के भीतर हमको दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसा लेनी चाहिए, अदरवाइज मानव जाति यहां रह नहीं पाएगी। या इसी को युवा नोवा हरारी, जो एक प्रख्यात इतिहासकार है इजरायली, वह कहता है कि 2050 के आगे होमोसेपियंस खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पर टेक्नोसेपियंस आ जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इस दुनिया को जैसा हम बना लिए हैं, यदि दुनिया वह सही है तो हम जा कहां रहे हैं और कहां जा रहे हैं, तो उस ज्ञान की वजह से जा रहे हैं जिस ज्ञान को हमने पिछले 300 साल में दुनिया का सबसे प्रभावी ज्ञान पता देने की कोशिश की है और इसके लिए पद्धति शास्त्र भी विकसित किए। सांकर वेदांत की दृष्टि से देखें तो सांकर वेदांत में जो बात कही गई उसमें से हम 6 सूत्रों के आधार पर एक ऐसी पद्धति को प्रस्तावित करना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल हम या तो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं या तो जिन पद्धति शास्त्रों का, पश्चिमी पद्धति शास्त्रों का अपने अध्ययन पद्धति में इस्तेमाल करते हैं उसके साथ भी कर सकते हैं। हम सबों को ज्ञात है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः, शास्त्र योनित्वात्, तत्व समन्वयात्, ये चारों क्रम से आए थे। और इसके बाद सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनात् विशेषत और लास्ट में सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। ये 6 सूत्र हैं जिसके आधार पर मैं एक पद्धति शास्त्र को अभी आपके सामने प्रस्तावित करने का प्रयास करता हूं। जब मैं इन विषयों को पढ़ने लगा और स्वामी योगेंद्रानंद जी के भाष्य से पढ़ा तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के संदर्भ में पहले मैं ये समझा करता था एक समाज विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते कि आइए ब्रह्म की जिज्ञासा करें, ब्रह्म को जाने। तो मुझे लगता था कि इसका मतलब तो हुआ कि ब्रह्म पहले से ही सिद्ध है तो हम जान के उसको करेंगे क्या, कोई नई चीज नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन योगेंद्रानंद जी ने उसकी व्याख्या में बताया कि यहाँ अथ पद प्रधान है और उससे जिज्ञासा जुड़ता है। मतलब इसका जो अर्थ हुआ पद्धति शास्त्रीय दृष्टि से वह यह हुआ कि आइए मूल की जिज्ञासा करते हैं।
ब्रह्म यहाँ अभी नहीं है, ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ है। और यह एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की, किसी रिसर्च को शुरू करने की का पहला पड़ाव होता है कि हमको कुछ समस्या समझ में आ रही है, रिसर्च क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन वो रिसर्च क्वेश्चंस वैलिड हैं कि नहीं है, और उनकी वैलिडिटी तो बाद की बात है, हम एक रिसर्चर हैं कि नहीं, जिज्ञासा कौन कर सकता है। मतलब क्वालिटी ऑफ रिसर्चर क्या होगी, इस बात का भी जिक्र मैं देखता हूं कि स्वामी योगेंद्रानंद जी के भाष्य में मुझे दिखा कि मतलब ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाला अधिकारी कौन है। ये ठीक उसी तरीके की बात है जिस तरीके के हम रिसर्चर की क्वालिटीज तय किया करते हैं। ये ठीक है कि आज जब हम रिसर्चर की क्वालिटी तय करते हैं तो उसमें तमाम ऐसे प्रत्यक्षवादी उपकरण शामिल होते हैं जिनका मानकीकरण संभव है और उसी का हम दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वेदांत इससे आगे बढ़ता है, और वह जब आगे बढ़ता है तो यह प्रतिपादित करता है कि मूल जिज्ञासा का अधिकारी मतलब रिसर्चर, अनुसंधान करता वह व्यक्ति है जिसकी जिज्ञासा के पीछे कोई उसके ऐसे व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, भौतिक हित नहीं है, जिसका वह अपने रिसर्च से संधान करना चाहता है। ये जो बायसनेस को दूर करने के लिए हम बातचीत किया करते हैं तमाम अनुसंधान पद्धतियों में, हम देखते हैं कि उसका जिक्र इसमें आता है। इसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाने के क्रम में लगा करते हैं, चाहे हमने किसी भी तरह का प्रोजेक्ट लिया हो। पहले प्रॉब्लम आया, उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से शांकर भाष्य में हम देखें तो जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः में जब ब्रह्म का संधान हम करते हैं तो वहां मतलब ये होता है, एक जैसे शब्द होता है, कई बार इसका इस्तेमाल तज्जलान शब्द का इस्तेमाल वेदांत में होता है। तो इस जगत की उत्पत्ति, इसका स्थिति में रहना और इसका लय हो जाना और इसका मूल कारण क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। मतलब जो बीइंग है उसके पीछे मूल कारण क्या है, इसको मैथोडोलॉजी के सेंस में कहें तो जो प्रॉब्लम है उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों को समझने की एक पद्धति जन्माद्यस्य यतः जो है उसके माध्यम से विकसित होती है। और यह एक हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का फेज होता है। हाइपोथेसिस जब हम बना लेते हैं, और हाइपोथेसिस बनाते समय हम आजकल जिस तरीके की ये दुनिया है, और ये दुनिया जैसे कि मैं पहले भी कहा कि ये ज्ञान की वजह से ही हो गई है, तो ऐसा इसलिए हो गया कि हम लोग बहुत ही यूनिटेरियन होते हैं, या जिसको हर्बर्ट मार्क्यूज कह रहे हैं कि हम एक वन डायमेंशनल एंगल में सोचते हैं। और उसके वजह से होता क्या है कि हम हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के फेज में, चाहे हमने यूनिवेराइट हाइपोथेसिस लिया हो, मल्टीवेराइट हाइपोथेसिस लिया हो, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हमेशा उस चीज को सिद्ध कर लें जिसका हम अभिकथन पहले ही कर चुके हैं। लेकिन वेदांत में ऐसा नहीं। कैसे नहीं है, इसको फिर हम अगले सूत्र के माध्यम से देखते हैं। शास्त्र योनित्वात्, मतलब उस ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए अलग अलग शास्त्रों में क्या कहा गया है, यहीं पर खंडन और मंडन की बात आती है। शास्त्र योनित्वात् जो है वह ये बताता है कि किसी भी प्रॉब्लम की स्टडी के लिए हमको यूनिटेरियन एंगल नहीं लेना चाहिए, बल्कि अलग अलग जो विधाएं हैं उसने उस मूल प्रश्न को कैसे देखा है इसका भी संज्ञान हमें लेना चाहिए, और फिर उसमें जो कमियां हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उनका अनुसंधान करना चाहिए। लेकिन चाहे हम एम्पिरिसिज्म का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे पॉजिटिविज्म का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे बिहेवियरिज्म का इस्तेमाल कर रहे हो, ये छूट हमको ये पद्धतियां नहीं देती हैं। इसकी कुछ ऐसी वजह है जो
नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड हैं, और वो नेशनल इंटरेस्ट पश्चिम के अपने नेशनल इंटरेस्ट थे। वो अलग बात है कि दुनिया भर में अब उसको हम उसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, उसको मैं बहुत छोटे से एक एग्जाम्पल से चर्चा कर लेता हूं और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आजकल हम सभी लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि ये वैज्ञानिक पद्धति से विकसित किया हुआ ज्ञान है, पर जरा कभी विचार करिए कि साइंटिफिक मेथड क्या है। क्या इसके लिए मार्क्सिस्ट ग्रुप पूरे कोल्ड वॉर के एज में और कैपिटलिस्ट ग्रुप एकमत थे? और फिर इस लिहाज से विचार करिए कि ये जो पॉजिटिविज्म, बिहेवियरिज्म, एम्पिरिसिज्म मेथोडोलॉजी की तरह विकसित किए गए, क्या उसमें पूंजीवाद को वैधता प्रदान कराने के लिए गुंजाइश थी या नहीं थी? और इस चीज का जिक्र हमें सबसे अच्छा मिलता है डेविड ईस्टन की रचनाओं में। डेविड ईस्टन जब बिहेवियरिज्म का प्रतिपादन कर रहे थे, पोस्ट बिहेवियरिज्म का प्रतिपादन कर रहे थे, तो वहां उन्होंने एक शब्द रखा, एक उसकी विशेषता में कहा, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशंस। ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोफेशंस को भी तब साइंटिफिक एंगल से देखा गया। और साइंटिफिक एंगल से किस लिए देखा गया कि इसके जरिए एक इस तरह के ज्ञान का निर्माण करना था जो पूरे मार्क्सियन वर्ल्ड का जो ज्ञान था उसको रिजेक्ट कर सके। मतलब जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, जिसको हम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी कहते हैं, उसके पीछे भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, हमें उसको भी समझ लेना चाहिए। एक तो दिक्कत उनके साथ ये है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि यदि हम अलग अलग एंगल से चीजों की व्याख्या करने लगेंगे, तो जिस चीज की चर्चा मैं शुरू में किया, हैबरमास के जरिए सिस्टम वर्ल्ड और लाइफ वर्ल्ड और सिस्टम्स पैराडाइम्स को इंटीग्रेट करना, वो नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि तब हमारे पास अलग अलग एंगल से, अलग अलग तथ्यों से, अलग अलग धाराओं में जाने वाली व्याख्याएं हो जाएंगी। ये चुनौती भरा कार्य है। और शंकराचार्य अगले ही सूत्र के माध्यम से इसका एक निराकरण प्रस्तुत करते हैं, तत्व समन्वयात। मतलब अलग अलग दृष्टिकोण से, आप सांख्य के हैं, आप न्याय के हैं, आप मीमांसा के हैं, आप बौद्ध हैं, अलग अलग एंगल से आप जो अलग अलग बातें कह रहे हैं, क्या उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपस में समन्वित हो सकती हैं? और तत्व समन्वयात के माध्यम से इसी तथ्य का संधान करने का प्रयास किया गया है। यहां तक जब हम आ जाते हैं, मतलब रिसर्च का वेदांत की दृष्टि से ये रिसर्च के 4 चरण होते हैं। मतलब हमारे पास अब तथ्य अलग अलग हैं, व्याख्याएं अलग अलग हैं, हम फील्ड में जाकर के काम कर लिए हैं इसके बेसिस पे, और उनको इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर लिए। इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि उस इंटीग्रेटेड नॉलेज से डेराइव क्या करने वाले हैं और हम किस चीज का संधान करने वाले हैं। अगला सूत्र, सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनात् विशेषत। मतलब सभी ज्ञान जिस एक तत्व की सिद्धि करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, जो एक में भी है और सब में भी है। तो एक में भी है और सब में भी है, ये तो ब्रह्म हो गया, और इसीलिए उसको नेति नेति कहा गया, क्योंकि एक कहेंगे तो सब में नहीं है और सब में कहेंगे तो एक में नहीं है। ये पूरे मानव जीवन में, क्योंकि मैं समाज विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो जहां पर ब्रह्म को रखा गया, ऐसी क्या चीज है कि हम समाज विज्ञानों में इस पद्धति का इस्तेमाल यदि करें तो ब्रह्म के स्थान पर हम किसको देखना चाहेंगे? और यहां मेरा सुझाव है कि हम मानवता को रखते हैं। मानवता भी ब्रह्मवत ही है। ऐसा इसलिए कि वह एक व्यक्ति में भी है, मानवता एक व्यक्ति में भी है, लेकिन वह एक व्यक्ति पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अणोरणीयान महतो महीयान शब्द का भी इस्तेमाल हम लोग किया करते हैं ब्रह्म की व्याख्या में। तो उस मानवता का अणु के अर्थ में जो
प्रकटीकरण है वह व्यक्ति में है, और जो सब में है वह मानवता महान है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसका हम यदि एक बार संधान कर लेने की कोशिश करें तो हम ये कहेंगे कि जब कोई रिसर्चर किसी सोशल प्रॉब्लम को लेकर के समाज में जाता है तो वह अपने रिस्पोंडेंट के साथ क्या करता है, तो हम देखते हैं कि वह अपने रिस्पोंडेंट को जाति में, क्षेत्र में, भाषा में, लिंग में विभाजित कर देता है। टेबुलेशन तो ऐसे ही करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम सेक्टेरियन तरीके से अपने सब्जेक्ट मैटर को पहले विभाजित कर देते हैं और उस विभाजन के आधार पर हम कुछ सत्यापित ज्ञान विकसित करना चाहते हैं। तो यहां यह सवाल उठता है कि जब हम सेक्टेरियन तरीके से विभाजित किए गए विषय के आधार पर किसी ज्ञान का निर्माण करना चाहते हैं तो इसमें एक समन्वित ज्ञान कैसे विकसित हो सकता है। वो पद्धति ही हमने इस्तेमाल नहीं किया है जहां पर हम मानवता को सिद्ध करने का प्रयास करें। तमाम आप इस तरह के रिसर्च से वाकिफ हैं और हम अपने रिस्पोंडेंट के साथ क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं और ये ऐसी कैटेगराइजेशन होती है जिसमें हम बाइनरी अप्रोच से काम किया करते हैं। और जब हम उसमें बाइनरी अप्रोच से काम किया करते हैं, वो कैटेगराइज्ड नॉलेज है, वह डिवाइडेड सब्जेक्ट्स के भीतर से चुनी गई पद्धति है, तो उसके आधार पर हम ये सोचें कि हम एक ऐसे ज्ञान का निर्माण कर लेंगे जिसमें समग्र बोध निहित होगा, ये बड़ी अटपटी सी बात होती है। और जितनी भी आधुनिक पद्धति शास्त्र हैं, आप अगस्त कांट से लेकर के पोस्ट मॉडर्निज्म तक चले आइए, तो जो हमारे सेंसेसरी परसेप्शन में आ जाने वाली चीजें हैं उनकी विषय वस्तु वही हुआ करती है। और खास करके जिनको हम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी कहते हैं उनके साथ यही बात लागू हुआ करती है। लेकिन उस पद्धति से जो मनुष्य हमारे पकड़ में आता है वह देह तो होता है लेकिन वह आत्मा नहीं होता है। और इसी तरीके से देखिए कि जो आत्म तत्व है वह हमारे पूरे ज्ञान विनिर्माण की प्रक्रिया से धीरे धीरे अलग होता चला जाता है और उसका परिणाम ये है कि हम देह आधारित सभ्यता को विकसित करने के प्रयास में दुनिया भर में लग गए। फिर से एक बार हैबरमास पर मैं लौट करके आता हूं। जब उसने ये कहा कि लाइफ वर्ल्ड और सिस्टम पैराडाइम्स को वह इंटीग्रेट करना चाहता है, और मैंने उस पर एक राइडर लेते हुए कमेंट भी किया कि ऐसा प्रयास सही हो सकता था बशर्ते उसमें आत्म तत्व के समावेशन की भी कोई गुंजाइश हो। यह आत्म तत्व के समावेशन की कोई गुंजाइश उन पद्धतियों में नहीं है जिन पद्धतियों का हम इस्तेमाल करते रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह दोष हमारे अनुसंधान पद्धतियों में आधुनिक युग की देन है, पूरे मानव सभ्यताओं में चाहे वो जहां की भी रही हो, या इसके कुछ गुण सूत्र पहले से भी सन्निहित थे। और इस लिहाज से जब हम किसी नॉलेज फॉर्मेशन को प्रोसेस को देखते हैं तो हर नॉलेज फॉर्मेशन की तुलना हम एक सिस्टम से ही कर सकते हैं। वह एक सिस्टम में काम करता है और जैसे कि हमारा शरीर सिस्टम का सबसे बेहतर उदाहरण है। हमारी आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास कुछ इनपुट्स होते हैं। उस इनपुट जब हमारे भीतर आती हैं हम उस पर कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और इससे कुछ आउटपुट्स आते हैं। तो एक पद्धति ज्ञान निर्माण की तो ऐसी विकसित हुई जिसमें आउटपुट में जो अपशिष्ट बच जाते हैं उन अपशिष्टों पर बहुत ध्यान दिया गया और उन अपशिष्टों के आधार पर दुनिया को समझने की कोशिश की गई। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जब हम कहीं भी मार्क्सियन क्रिटिक्स को देखते हैं किसी चीज के लिए जो पूरे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ही दुनिया को देखना चाहता है, वहां पर यह बात आ जाती है। अपशिष्टों पर ध्यान शायद वहां ज्यादा गया होता, लेकिन ठीक इसके विपरीत जो हमारी सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा में क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि हमारे अतीत में संघर्ष नहीं थे, लेकिन उन संघर्षों की
हमने कभी भी भौतिक सत्यापनीय व्याख्या नहीं किया। हम उनको आइडेंटिटी बेस्ड किसी कॉन्फ्लिक्ट के एंगल से नहीं देखे। और इस लिहाज से जाति, संस्कृति एवं समाजवाद नामक निबंध में स्वामी विवेकानंद ने हिंदुओं को एक कड़ी चेतावनी दी है, और शायद उसको आज हम लोग भूल रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हिंदुओं ने अपने आध्यात्मिक मिथकों की भौतिक सत्यापनीय व्याख्या आरंभ कर दिया, तब से उनका पतन आरंभ हो गया। इसका वजह क्या है कि जब हम बाणासुर को असद प्रवृत्ति मानेंगे तो कोई आइडेंटिटी, कोई कम्युनिटी नहीं होगी। लेकिन यदि उसको हम कोई आइडेंटिटी देते हैं तो संभव है कि उस बाणासुर का वंशज कहीं बगल में ही हो, हमारे पड़ोस में हो, और हम क्या होगा, इससे अतीत के घाव को कुरेदने लग जाएंगे। वेदांत जो पद्धति विकसित करता है उसमें इस तरह की संभावनाएं कम हो जाती। अब हमारे ऊपर यह एक आक्षेप लगाया जा सकता है कि इस पद्धति शास्त्र का प्रयोग करके आप जो बात कह रहे हैं, ठीक है कि प्रत्यंगमुखी चेतना, परांगमुखी चेतना के आधार पर इस जगत को दो धरातल पर देखा जा सकता है, लेकिन हमारा व्यवहार जो है वह तो इसी जगत पर चल रहा है जहां हम जाति हैं, लिंग हैं, भाषा हैं, क्षेत्र है। तो क्या इसको नकार दिया जाए? नहीं, वेदांत कभी इसको नकारने की बात नहीं करता है। वह तो सिर्फ ये कहता है कि इसमें आप बिकमिंग हैं, इसमें आप बीइंग नहीं है, और आपको सदैव अपने बीइंग होने का जब भान होगा तो इस जगत की जो विसंगतियां हैं आप उससे भी वाकिफ होंगे, और इसकी वजह से एक गुंजाइश बने रहेगी कि आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। यहां पर आकर के मैं अपने पेपर का समापन कर सकता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, इसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूं। और वह बात यह है कि इस पद्धति शास्त्र को हमें जरूर कार्ल पॉपर के एंगल से भी देख लेना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी की जो सबसे नवीनतम और दुनिया भर में प्रसिद्ध व्याख्या है वह उसी के एंगल से आया है। मतलब सत्यापनीयता अब वैज्ञानिक ज्ञान की विशेषता नहीं है, बल्कि असत्यापन की संभावना उसमें निहित हो, हम फॉल्सिफाई कर सके, यदि यह है तब उसको हम वैज्ञानिक ज्ञान कह सकते हैं। इस लिहाज से भी एक बार इसको देख ले। तो इस लिहाज से जब हम देखते हैं तो फॉल्सिफिकेशन की संभावना दोनों तरीके से है। मतलब जो हमारा परमार्थिक सत्य है उसके आधार पर भी, और जो व्यावहारिक सत्य है उसके आधार पर भी। परमार्थिक सत्य का हम व्यावहारिक सत्य के आधार पर, व्यावहारिक सत्य का परमार्थिक सत्य के आधार पर एक ऐसा फॉल्सिफिकेशन का मॉडल डेवलप कर सकते हैं। और इस मॉडल में फिर जो तत्व समन्वयात को हमेशा हम याद रखेंगे कि उसमें जो बच जाता है वही हमारा बीइंग है, और उसी से हम एक ऐसी सभ्यता का, एक ऐसी ज्ञान प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जिसको हम ह्यूमैनिटेरियन कह सकते हैं। और यह जरूरी इसलिए भी है कि आज दुनिया भर में, भारत में तो बहुत चर्चा हो रही है, मुझसे वाकिफ हैं, कि हम डीकॉलोनाइजेशन ऑफ नॉलेज, मतलब जो हमारा नॉलेज फॉर्मेशन का सिस्टम है उसको डीकॉलोनाइज कैसे करें। और यदि हम डीकॉलोनाइजेशन ऑफ नॉलेज के किसी भी प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं और उसके लिए कोई नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेते हैं तो हम फिर से किसी प्रिजनर्स डायलेमा में ही फंसे होंगे। इसलिए जरूरी ये है कि इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटेरियन एंगल से लिया जाए, और वहां जो हम ह्यूमैनिटी की परिभाषा करें वो उदारवाद और मार्क्सवाद के खेमे में बटा हुआ ना हो। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आभारी हूं। नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर मिश्रा। अद्वैत पद्धति शास्त्र को एक सामाजिक पद्धति के रूप में विकसित करने के लिए समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन मैं विद्वत जनों से ये
अनुरोध करूंगा कि अगर कोई एक प्रश्न हो तो वो जरूर पूछ सकते हैं। प्रोफेसर प्रधान सर, प्लीज। Of the social reality, we can also have to take into account the becoming aspect. So I think if I can understand you better, uh, the integration that you are proposing, which I uh, think to be very admirable in comparison to the divisive models of the of Marxism or similar other kinds of methodology in social sciences. I think that will be very compact, and both being and becoming have to be taken into account. ये आपका एक तरीके से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। ये डिनाई करने की जरूरत नहीं। यदि हम डिनाई करेंगे कि नहीं ये बिकमिंग तो हमको होना ही नहीं है, पूरे टाइम हम बीइंग रहेंगे, तो उसका स्वरूप ही निश्चित नहीं है और किसी सभ्यता ने उसके स्वरूप को निश्चित नहीं किया है। पर वेदांत के लिहाज से यदि हम देखेंगे तो उसमें बिकमिंग में ज्यादा प्रॉब्लम है। बीइंग, जिसको हम शुद्ध ज्ञान या आनंदमय कोष जहां कहते हैं, वह आनंदमय कोष में रहने वाला व्यक्ति आचरण कैसा करेगा और पूरा समूह जब वैसा आचरण कर रहा होगा तो हमारी समाज रचना कैसी होगी, इस पर विचार करना होगा। और इस लिहाज से ये काफी लंबा पेपर है सर, श्रीमद् भगवद गीता में काफी अच्छी बातें कही गई हैं, जिसको वहां पर स्थित प्रज्ञ कहा गया। हम कहेंगे कि वो स्थित प्रज्ञ एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर बीइंग और बिकमिंग का एक ऐसा सामंजस्य संभव है, वह एक ऐसा मॉडल बन सकता है जो आज के इंडिविजुअलिस्टिक और कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी और इससे उत्पन्न होने वाले दोषों को दूर कर सकता है। और आपके इस सजेशन के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। Sir, when you propose and compare the scientific and physical world, I think पहली तो चीज हमने एक लंबी लाइन खींच दी मेटाफिजिक्स की और साइंस की लाइन खींच दी छोटी। तो साइंस हंस रहा है मेटाफिजिक्स पे और मेटाफिजिक्स हंस रही है साइंस पे। सो आई जस्ट वांट दैट हाउ कैन बी सस्टेन। क्या हम जब तराजू लेके बैठेंगे तो क्या हमको हमेशा झुकाव उधर ही रहेगा? काफी अच्छा सवाल आपने किया है और मैं आपको सुझाव दूंगा कि अभी 2021 में दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताब आई है रुथखेर बर्गमान की, ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री। मैं तो चाहता हूं कि हर विद्यार्थी को इसे पढ़ना चाहिए। वजह क्या है? हम साइंस आज किसे कहते हैं, यह आइडियोलॉजिकल खेल है और इस पे मैं बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में घंटों घंटों बोला हूं। यह भ्रम है, जिसे हम साइंस कहते हैं वो भ्रम है। कैसे है वो इस किताब में बड़े अच्छे तरीके से लिखी गई। थोड़ा समय सर 2 मिनट लूंगा इसके लिए। हम सभी दुनिया में जो डार्विनियन इवोल्यूशन की थ्योरी है उसको जबरदस्ती पिछले 300 साल में सत्यापित करने की कोशिश में लगे रहे। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जबरदस्ती, वो है नहीं। और रुथखेर बर्गमान की किताब इसीलिए महत्वपूर्ण हुई कि वह उन्हीं गुफाओं में गया जहां पर 300 साल से और पुरातत्वविद जा रहे थे और यह साबित किया कि नहीं, मनुष्य का जो इतिहास है वह युद्धों का इतिहास नहीं है।
कम से कम विद इन कम्युनिटी नहीं है। एक दूसरे मिथक को उसने तोड़ा कि होमो सेपियंस इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सबसे ज्ञानी है। बोला नहीं, उसी का एक शब्द को दोहरा रहा हूं, फर्क है, हिंदी में कहूंगा, लिखा अंग्रेजी में है। उसने कहा कि यदि होमो सेपियंस पीसी है तो होमो इरेक्टस नियांडरथल सुपर कंप्यूटर था। और जो लड़ाइयां दिखाई पड़ती हैं, संजय भैया आप जब आईएएस का एग्जाम दिया करते थे और एंथ्रोपोलॉजी आपका सब्जेक्ट हुआ करता था, तो आप उल्टी पलटी चीज पढ़ लेते थे। इनफैक्ट मैं भी पढ़ा हूं। ये बात अभी रिसर्च में आई है और वो फॉसिल्स एविडेंस की स्टडी करके बताया। और ये होमो सेपियंस में जो पजेसिवनेस आई है वह उसी से आई। वो क्यों खत्म हो गया? क्योंकि वह बहुत शरीर से विशाल था। शायद हमारी स्मृतियों में राक्षस की अवधारणा वहीं से आई होगी, मैं उसके लिए कंफर्म नहीं हूं, लेकिन बिल्कुल लगता है। और बड़ा ही बुद्धिमान था। और जिस कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं वो कम्युनिटी बन नहीं पाती है। हम जब सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। इसी की वजह से वो नष्ट हो गया। और ये दूसरा जो मनुष्य है, इसके मनुष्य की मूल प्रवृत्ति क्या है, इस पर बहुत कुछ लिखा गया। दार्शनिकों ने लिखा, वैज्ञानिकों ने लिखा। वह कहता है, और इसको आप किसी छोटे बच्चे में आज भी देख लीजिए, कि मनुष्य तो ऐसा है जो अपने को छुपा के रखना चाहता है। वह बड़ा भोला होता है, प्रेमी होता है, वह झंझट में नहीं पड़ना चाहता है, इस प्रवृत्ति का होता है। लेकिन उसमें एक बड़ी बात होती है कि वह अनुकरण करना चाहता है, जो नियांडरथल में नहीं था। तो सारी चीजें उसमें अनुकरण करके चली आई। बंधु एक मिनट रुकिए, अभी बात 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 पूरी होने दीजिए। मैं तो सिर्फ ये एंगल बता रहा हूं कि जो सवाल हम करते हैं, उस सवाल के पीछे मेरा माइंडसेट कहां से आया है, हमें उस माइंडसेट को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। है क्या कि ये जो दुनिया इतनी बुरी है, मतलब यदि आप तराजू पर तौलने की बात कहे तो आप तराजू पर इसकी अच्छाई और बुराई को रख दीजिए तो बुराई ज्यादा भारी पड़ेगी। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारे पास तो विकल्प ही नहीं है, तो वास्तव में विकल्प नहीं है ऐसा कहने के लिए जिस ज्ञान का निर्माण पिछले 300 साल से किया जा रहा होता है, हम उसी के गिरफ्त में हैं। और यदि हम सच्चे वेदांतिक हैं तो इसको चैलेंज करने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। आप हमसे ना सहमत होइए, ये संगोष्ठी की ये ब्यूटी है। आपके सवाल के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद प्रोफेसर मिश्र। May I ask a question? Yes, Tandon sir, please ask. प्रोफेसर मिश्र को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने जो एक दृष्टि है जिसकी आजकल काफी चर्चा है कि कैसे समाज विज्ञान में पुरानी भारतीय चिंतन पद्धति और उसकी कैटेगरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट इस समय डीकोलोनाइजेशन के नाम पे चल रहा है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। खतरा ये है कि ये वेस्ट से डीकोलोनाइजेशन की बात तो करता है, लेकिन हमारे अतीत से फिर से कोलोनाइज होने की बात भी हो जाती है। बाहर का जो कोलोनाइजेशन है उससे कम खतरनाक हमारे अतीत का उपनिवेशवाद भी हो सकता है, कर नहीं है। तो वैसा का वैसा उसको स्वीकार कर लेना और सारे दोषों के लिए पश्चिमी एनलाइटनमेंट को कटघरे में खड़ा कर देना मेरे विचार से गलत है, क्योंकि पश्चिमी एनलाइटनमेंट ने जो वैल्यूज हमें दी हैं, स्वतंत्रता, समता, भातृभाव, ये सब हमारी परंपराओं में नहीं थे और ये ज्यादा मानवतावादी मूल्य हैं बजाय इसके कि हमारे हायरार्किकल पुराने मूल्य। तो मैं समझता हूं कि सारी की सारी 300-400 साल का जो मनुष्य का आप बिकमिंग कह लीजिए, लेकिन उस सब को निरस्त कर देना और ये बताना कि पुरानी अद्वैतिक सोच से ही सभ्यता का भविष्य संपन्न हो सकता है, ये बड़ी ही एका आयामी
सोच ही है। खैर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या अद्वैत वेदांत की स्थापना को कार्ल पॉपर की दृष्टि से, हालांकि वो आज का आधुनिक फिलॉसफी ऑफ साइंस का प्रवक्ता नहीं माना जाता, क्या उसके आधार पर अद्वैत वेदांत की जो आधारभूत मान्यता है उसको क्या सत्यापित या असत्यापित किया जा सकता है? क्या एक बीइंग, एक कॉस्मिक बीइंग की संकल्पना वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक पद्धति से सत्यापित हो सकती है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा सवाल ये है कि आज ये सही है कि इवोल्यूशन की थ्योरी के ऊपर भी सवाल हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति की कमेंट्री के आधार पर सारी दुनिया में इवोल्यूशन की थ्योरी को निरस्त नहीं किया गया है। और आज भी हम जानते हैं कि डार्विन की थ्योरी जो है, फ्राइड की थ्योरीज जो हैं, मार्क्स की थ्योरीज भी जो है, वो बहुत दूर तक मनुष्य को समझने में और मनुष्य के समाज को समझने में उन्होंने एक भूमिका अदा की है। इसलिए उसको बड़े हल्के ढंग से लेना और ये कह देना कि वो हैबरमास के जरिए जो है वो हम उसको निरस्त कर देंगे, मैं समझता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा लंबी छलांग है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर अद्वैतिक दृष्टि से सभ्यता का निर्माण संभव है तो मुझे बहुत बार ये लगता है कि अद्वैतिक दृष्टि संपन्न लोग हमारे यहाँ उतने ही बुरे या अच्छे हैं जैसे अन्य दृष्टियों से संपन्न लोग हैं। किसी किस्म की नैतिकता विशेष उनमें दिखाई नहीं देती और सामाजिक दृष्टि संपन्नता तो सदियों से नहीं रही है। तो ये उनका प्रयत्न जो है बहुत ही कहना चाहिए कि होपफुल है। भविष्य में मेरी शुभकामनाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। देखते हैं वो क्या करते हैं। धन्यवाद। कह दीजिए कि आपको प्रश्न पर पूरी सभा विचार करेगी। ठीक।